वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 है ये, क्लास 10th साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मोर बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसी संतानें क्यों पैदा करते हैं, कैसे करने से पहले क्यों करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल की लाइफ, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए इतना जरूरी नहीं है, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। ये सब हम जानते हैं ना कि खाना अपने शरीर को पोषण देना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रेशन बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये जो प्रोसेस होते हैं ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इतनी जरूरी होती है कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। बट रिप्रोडक्शन उतना नेसेसरी नहीं है जितना कि ये है। फिर भी अगर नए मोर इंडिविजुअल यानी नई स्पीसीज को जनरेट करना है, नई अपने जैसे संतानें पैदा करनी है और उसका अस्तित्व, ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व बनाए रखना है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन द प्रोसेस, ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे लाइव। ये बात आई ना कि मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने के लिए, तो वो रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों है। यही इसका क्वेश्चन हमने आपको बताया, का जवाब क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर, कोई एक मेंबर है किसी भी पर्टिकुलर काइंड का, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। है कि नहीं? ऐसा है क्या कि कोई एक मेंबर हो और उसका अस्तित्व है? ऐसा कोई है कि पूरी दुनिया में कोई एक ही प्राणी हो? नहीं। यानी सीधी सी बात है, एक कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके कुछ प्रजातियां जरूर होती हैं, कुछ या उससे ज्यादा, क्यों आपस में रिप्रोडक्शन जैसे करके अपने जैसी संतानें पैदा करना। ठीक है, इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। अगर हम नोटिस करें, उसको देखें, ध्यान से समझें, तो हम देखेंगे कि पुराने बहुत सालों पहले अगर हम देखें तो एक स्पीसीज से कई अलग अलग स्पीसीज भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। ठीक है, और एक चेंज भी हो जाती है कि एक स्पीसीज से एक टाइप की जो स्पीसीज है पीढ़ी दर चल रही है। तो रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को, प्रजाति के एग्जिस्टेंस को बचाए रखना और अपने जैसी संतानें पैदा करना। नेक्स्ट है टॉपिक, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही कॉपीज को क्रिएट करते हैं, मतलब अपने जैसी संतानें पैदा करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है सिमिलर दिखते तो हैं, हो सकता है कि एक पिता का बेटा जो है बिल्कुल सेम शकल है, सब कुछ सेम है, दिखते तो है, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सेम हो जाए। बॉडी डिजाइन सेम हो सकता है, आंख, नाक, कान, बाल, हाथ, पैर, या बनावट, या हाइट वाइट, सब कुछ सेम है। मान लीजिए पिता के जैसा पुत्र का बॉडी डिजाइन सेम है, तो जरूरी नहीं है कि इंटरनल जो है उसका डीएनए हो, उसके अंदर की जो चीजें हैं वो सेम हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये मदर है और फादर है, दोनों के गुण मिलके बच्चे में आते हैं। हो सकता है कि वो गुण जो है फादर के ज्यादा डोमिनेंट हो मदर से, तो बच्चे में फादर के गुण दिख रहे हैं, बट उसमें मदर का गुण भी तो है कहीं ना कहीं, मदर की क्वालिटीज भी तो है। और जब इससे अगर कोई और मान लीजिए बच्चा है, इससे किसी और की मैरिज हो जाती है और फिर संतान कोई और पैदा होती है, तो हो सकता है कि डिफरेंस आता जाए, और यही होता है। ठीक है, तो यहां में बता रहे हैं इफ द बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, अगर बॉडी डिजाइन सेम है, ब्लूप्रिंट ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर, ब्लूप्रिंट भी सेम होते हैं।
बिल्कुल सेम, मतलब ब्लूप्रिंट उसका सेम होगा। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल बी इन्वॉल्विंग मेकिंग कॉपीज। जो मोस्ट बेसिक लेवल रिप्रोडक्शन क्या क्या है कि वो जो है कॉपीज को जो ब्लूप्रिंट है अपने जैसे बॉडी डिजाइन अपने जैसे संतानें पैदा करते हैं। नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग की संतान ह्यूमन बीइंग ही होती है। ठीक है, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है उसमें इनहेरिटेंस यानी माता पिता से जो जनरेशन टू जनरेशन जो गुण आ रहे हैं इनहेरिटेंस वो होते हैं। ठीक है, और वही पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को मिलते हैं। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। और ये जो डीएनए है जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, इस इंफॉर्मेशन सोर्स याद रखें डीएनए क्या है? ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। ठीक है, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, सीधी सी बात है। डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे जो कि जिसकी वजह से जो बॉडी डिजाइन है वो अल्टर यानी कि चेंज हो जाएगी। यानी अगर सेम बॉडी डिजाइन होती है तो मीन्स कि डीएनए की सेम कॉपी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाती है। जैसे ही डीएनए चेंज होता है तो नेचुरल है बॉडी डिजाइन भी चेंज होता है। सीधी सी बात है कि इंफॉर्मेशन सेंटर कौन सा है? डीएनए है, मेन है। नेक्स्ट, तो बेसिक जो इवेंट है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा? क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, यानी डीएनए की कॉपी एक से दूसरे जनरेशन में जाती है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ डीएनए। जो सेल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं डीएनए बनाने के लिए, और इससे दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए रिप्रोडक्शन सेल। जब सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की 2 कॉपी बनती है एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और उनको अलग होना जरूरी होता है। और कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, और पुश हो जाता है अदर 1 वुड नॉट वर्क। ठीक है, सिंपली पुशिंग द अदर 1, यानी एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल में होती है और दूसरा अदर 1 आउट वुड नॉट वर्क, बिकॉज कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेल। जो कॉपी डीएनए की 2 कॉपी थी ना, तो जो कॉपी पुश हो गई है वो जो है उसमें ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो काम कैसे करेगी? नहीं काम करेगी ना, लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो काम नहीं कर सकती। तो एक कॉपी जो है ओरिजिनल सेल में होती है और दूसरी पुश आउट हो जाती है। तो डीएनए कॉपिंग इज accompanied by creation of an additional cellular apparatus। जो डीएनए कॉपिंग है वो यानी उसके साथ साथ जो होता है एडिशनल सेल एपरेटस का भी क्रिएशन होता है, एंड देन डीएनए कॉपीज सेपरेट, और फिर डीएनए कॉपीज सेपरेट हो जाती है। तो हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्या है कि देखो जब डीएनए की कॉपी होती है, it is the only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation। हर बार जब डीएनए की कॉपी जो है पेरेंट्स से बच्चे में आती है फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन बदलाव होता है। वेरिएशन होता ही होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट मे बी आइडेंटिकल। वो देखने में तो सेम होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, ओरिजिनल की तरह नहीं होती है। आप लोग कॉपी है, कॉपी में कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो सम ऑफ दिस वेरिएशन में माइट बी ड्रास्टिक, हो सकता है वो बदलाव बहुत ज्यादा हो जाए, और वो बदलाव ज्यादा हो जाएगा जब ये वेरिएशन आएगा तो इससे जो है नए डीएनए का क्रिएशन होता है। न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क, ठीक है, विद सेलुलर apparatus इनहेरिटेंस सच न्यूबॉर्न बेबी। और जो ये वाला नया डीएनए है, तो जब ड्रास्टिक अगर चेंज हो गया तो ये नया डीएनए जो बन गया, ये नया डीएनए काम करना बंद कर दे, मतलब ये काम नहीं कर सकता। और अब ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो जो इस तरह का न्यू बॉर्न सेल है वो डाई हो जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं डीएनए कॉपीज में that would not lead to such a drastic outcome, मतलब ऐसा आउटकम नहीं होता है। The surviving cell are similar to but subtly different। जो सर्वाइविंग कर जाते हैं, कुछ सेल्स सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ
डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब जैसे जैसे थोड़ा बदलाव होता है, ये नया डीएनए तो देखिए अचानक अगर चेंज हुआ तो वो सेल सर्वाइव नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है तो क्या होता है कि बहुत सालों के बाद कोई ना कोई इवोल्यूशन यानी कि नई प्रजाति का इवॉल्व होता है। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि हम अगर देखें कि लंगूर, बंदर, चिंपैंजी सब एक जैसे नजर आते हैं ना कुछ एक जैसे मतलब स्ट्रक्चर है उनके, तो इसका मतलब कि पुराने टाइम पे किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से ये आगे 3-4 टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, है ना। और ह्यूमन भी उन्हीं का कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेज है। तो इसको इवोल्यूशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, हमने जाना कि वेरिएशन यानी कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल्ड विद वेल डिफाइंड प्लेसेस, ठीक है, एंड नाइकिस इन द इकोसिस्टम, बहुत सारी मतलब पॉपुलेशन में है, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन अपने संतानें पैदा करने की एबिलिटी होती है। द कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, यानी बॉडी डिजाइन के मेंटेनेंस के लिए डीएनए कॉपी होना जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि नेचुरल है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज कर सकता है वो पर्टिकुलर नाइक्ल को, यानी जो पर्टिकुलर उसके जो गुण हैं और जो डीएनए के स्ट्रक्चर है उसको वो यूज कर सकता है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज, तो रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है, जो स्पीसीज है, उससे कहीं ना कहीं लिंक है। रिप्रोडक्शन होगा जब तो पॉपुलेशन होगी। हाउएवर नाइट्स कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल से ज्यादा ये चेंज हो जाते हैं। टेम्परेचर जैसे कि ऑन द अर्थ है कैन गो अप एंड डाउन, टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, वाटर लेवल का भी चेंज हो सकता है, मेटेराइट्स गिर सकते हैं, ठीक है। टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल, अगर कुछ और एग्जाम्पल भी हम सोचे तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर suited to a particular Nike and if Nike were drastically altered the population could be wiped out। देखिए कह रहा है कि कोई पॉपुलेशन है, मान लीजिए आबादी है, वो कुछ एनवायरमेंट में आसपास के एनवायरमेंट के लिए सूट करती है, ठीक है, ये आबादी इस इलाके में रहती है, मान लीजिए गर्म इलाका है, गर्म इलाका है, लेकिन अचानक इसका चेंज हो जाए, ये ठंडा हो जाए इलाका, अचानक चेंज आ जाए इस एरिया में, तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन पूरी की पूरी भी खत्म हो सकती है। जैसे कि डायनासोर एकदम से खत्म हो गए थे, उसके अचानक चेंज हुए होंगे ना, तभी तो एकदम से कोई स्पीसीज खत्म हो जाती है। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन भी चेंज हो सकती है अगर अचानक से एनवायरमेंट या जो भी जिस उसमें रह रहे हैं वो चेंज हो जाए। इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल, मान लीजिए कुछ वेरिएशन आ गया कुछ इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अब ये बहुत सारी पॉपुलेशन, इनमें कुछ चेंज आ गया, देयर वुड बी सम चांस ऑफ देयर सर्वाइव, इनके सर्वाइव के कुछ तो चांस है, थोड़े से चांसेस सर्वाइव होने के, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, इफ देयर वर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है ये, और वो एक वाटर में रहते हैं और उसका टेम्परेचर जो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लीजिए टेम्परेचर जो है बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, तो ज्यादातर बैक्टीरिया डाई हो जाएंगे, मर गए मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो है उस टेम्परेचर को सह गए, फ्यू बैक्टीरिया इस टेम्परेचर को सह गए और वो उसमें रह पा रहे हैं, तो क्या होगा, रजिस्ट कर पा रहे हैं ना उस गर्मी को, हीट को, तो फिर से ग्रो होंगे, इनसे नए स्पीसीज, इनके नए बैक्टीरिया पैदा होंगे और इन सबको आदत पड़ जाएगी जो वो इंक्रीज टेम्परेचर है उसमें रहने की। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन आया और वो यूजफुल है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो पूरी की पूरी स्पीसीज में से अगर मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल बचते हैं तो वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए यूजफुल भी है। अचानक अगर चेंज हो गया, वेरिएशन अचानक हुआ, ठीक है, जैसे टेम्परेचर अचानक बढ़ गया या घट गया, तो हो सकता है कि पूरी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। तो थोड़ा बदलाव होता है, तो जो स्पीसीज उस बदलाव को सह जा रही हैं, उनमें से जो कुछ पॉपुलेशन का कुछ पार्ट सह जा रहा है, वो उसके चांस है जिंदा रहने की, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको सर्वाइव कर पाएगी।
देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी, जो रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, द डीएनए कॉपी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू यूज दैट पर्टिकुलर निक। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। मतलब स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है लेकिन इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। अभी हमने एग्जांपल देके भी करा कि अचानक से अगर वेरिएशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो पूरी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। लेकिन वेरिएशन जो है हो रहा है कुछ इंडिविजुअल में हुआ, ठीक है, मान लेते हैं, तो उनके सर्वाइव होने के चांस ज्यादा है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं बैक्टीरिया वाला, आप ये एग्जांपल लेके इसको लिख सकते हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, बट अच्छा है क्योंकि इसमें हमने एग्जांपल भी ले लिया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स यानी कि टाइप्स, ठीक है, बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी मेल या फीमेल, मदर या फादर में से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, और जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हुए, सिर्फ मेल से ही उसके ऑर्गेनिज्म न्यू पैदा हो रहे हैं, न्यू जनरेशन, या फीमेल से पैदा हो रहे हैं, तो उसको हमें समझना है। इसमें पहला टाइप है फिजन। फिजन क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है फिजन, ठीक है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन या फिजन बोलते हैं इसको, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए बैक्टीरिया, अमीबा है यहाँ पे, तो ये अमीबा जब मैच्योर हो गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, मैच्योर हो गया यहाँ पे, दिस इज मैच्योरिटी पीरियड। उसके बाद धीरे धीरे ये स्प्लिट होना शुरू हो गया है, स्प्लिट होकर यहां से ये पूरी तरह से दो पार्ट में बदल चुका है। दिस इज सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एक अमीबा से दो बन गए। ऐसे ये जब आगे मैच्योर होंगे तो इससे भी दो बनेंगे, फिर इससे भी दो बनेंगे, तो दिस इज कॉल्ड फिजन। फिजन क्या होता है, जब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने पर डिवाइड हो जाता है, तो जितने डिवाइड होंगे, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, मोर देन वन, वो सब के सब नए ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो मैनी डिफरेंट पैटर्न है फिजन के, हम देख सकते हैं। तो यहां पर आपको अमीबा की पिक्चर है, लेस्मेनिया की है, बाइनरी फिजन बोलते हैं। देखिए जब ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उस फिजन को बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल आप अमीबा का लिख सकते हैं। आप बताएंगे अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो मैच्योर होने पे स्प्लिट यानी टूट हो जाता है, दो सेल्स में दो डॉटर सेल बन जाते हैं, और वो दो नए इंडिविजुअल को इस तरह से इंडिविजुअल पैदा होते हैं। आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पे लेस्मेनिया दिख रहा है जिसे काला आजार बोलते हैं, लेस्मेनिया। इसमें भी बाइनरी फिजन हो रहा है, मैच्योरिटी पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट अलग अलग हो गए, ठीक, और दो नए इंडिविजुअल इससे पैदा हो जाएंगे। तो फ्यूजन में दो तरह का फ्यूजन होता है, एक बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन की अगर हम बात करें तो आपकी क्लास में दो मेथड है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। और दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो चलिए मल्टीपल फ्यूजन देखते हैं हम लोग। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, मलेरिया फैलता है किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, ठीक है। तो ये भी सिंगल सेल है यानी यूनिसेलुलर है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। मल्टीपल फ्यूजन कैसे होगा इसके अंदर, ये इसके ऊपर की आउटर कवरिंग है, ठीक है। अब हम अंदर देख रहे हैं बहुत सारे छोटे 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 डॉटर सेल्स डिवाइड, कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। और फिर जब ये मेच्योरिटी में पहुंच जाएगा तो फिर आउटर लेयर बर्स्ट हो जाएगी और ये बहुत सारे दो से ज्यादा नए इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, आया समझ में। तो हमने दो आज फ्यूजन, पहला टाइप था फ्यूजन, उसमें दो टाइप पढ़े, बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन,
जब मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मोर देन वन सेल, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल्स हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी डिजाइन, यानी उनका बॉडी डिजाइन सिंपल है। यानी मल्टी सेल सेल्स तो हैं एक से ज्यादा, लेकिन बॉडी डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारा बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है ना, आप देखिए स्पेशल हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हमारे स्पेशल्स हैं। हर किसी का अपना पर्टिकुलर काम है, जैसे हैंड के टिश्यूज, आंख, नाक, मुंह, दांत, कान, सब अलग अलग सबका फंक्शन है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर सिंपल बॉडी डिजाइन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा का आप देखिए, आप वाटर फ्रॉम लेक पॉन्ड से एक्टिविटी दे रखी है, तो आप देखेंगे डार्क ग्रीन नजर आएगा, उसमें फिलामेंट स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, पुट 1 और 2 फिलामेंट ऑन स्लाइड को उठाइए और पुट ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दिस फिलामेंट एंड कवर इट विथ कवर लिप, स्लिप से कवर कर दीजिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड जो, उसको देखेंगे क्या नजर आएगा, कुछ आपको आइडेंटिफाई होंगे डिफरेंट टिश्यूज इन स्पाइरोगायरा फिलामेंट में। तो जो हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल बॉडी डिजाइन के होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, वो सिंपली ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू स्मॉलर पीसेज में। जैसे वो मेच्योरिटी पे आते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे बड़े हो गए थोड़ा हम ऐसे ही सर्कल बना के बता रहे हैं आपको, तो क्या होंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो टूट जाएंगे तो छोटे छोटे बनते जाएंगे जितने हिस्से में टूटा होगा। दीज पीसेस, और या फ्रेगमेंटेशन इनको बोलते हैं, ये फ्रेगमेंट्स हैं ये, और ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं और ये नए इंडिविजुअल में बन जाते हैं, जितने पार्ट हैं ये। तो ये ध्यान रहे कि मेच्योरिटी यानी बड़े होने पे स्प्लिट होते हैं, टूट जाते हैं स्मॉल पीसेज में, और छोटे छोटे नए इंडिविजुअल बच जाते हैं। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे नहीं है, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड बाय सेल। रीजन क्या है, जो मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। मतलब सिंपली नहीं है, सीधी सी बात है, सिंपल बॉडी डिजाइन नहीं होता। जब सिंपल बॉडी डिजाइन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होगा, तो उन सबों में ये नहीं है कि मेच्योरिटी पे सेल डिवाइड हो जाएगा और नए नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, नहीं। जो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं सबके, और वो जो है टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन्स में, और उनका पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, तो जो वो कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले जीव जंतु हैं, कोई भी एनिमल्स ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो, तो उनका बॉडी डिजाइन स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, स्पेशल टिश्यूज बनाते हैं, हर पर्टिकुलर उनके काम होते हैं। अगर मैं कहूं कि जो आईज के जो सेल्स हैं, क्या वो नोज वाला काम करेंगे या ईयर वाला काम करेंगे, नहीं ना, सबका अपना फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन है। तो विच कैन देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजिशन। और देखिए ये स्पेशल टिश्यू डेफिनेट पोजीशन पे भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, जबकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये जो सिंपल बॉडी डिजाइन वाले हैं ऑर्गेनाइज नहीं है। तो यही है कि इनमें जो है सेल का डिवीजन होना इम्प्रैक्टिकल है। यानी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वाले जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है कि वो सेल डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो जो मोर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, उनको दूसरा तरीका होता है और वो हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। तो बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। हमने यही पढ़ा ना, बेसिक क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो फॉर दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन फॉर स्पीसीज। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी पढ़ लिया है, फ्रेगमेंटेशन। नाउ है रीजनरेशन। Many fully differentiated organism have the ability to give rise to new individual। कई क्या होते हैं जो पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, उनमें एबिलिटी होती है कि नए ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे इंडिविजुअल संतानों को पैदा कर सके बॉडी पार्ट से। तो बाय चांस कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किसी वजह से उसका कोई बॉडी पार्ट किसी वजह से कट जाता है या टूट जाता है। कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसका बॉडी पार्ट
किसी वजह से इस तरह से दो टुकड़ों में टूट गया। तो मैनी ऑफ दीज पीसीज ग्रो, और जो ये पीसीज हैं ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, और सेपरेट इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल बना देंगे, नए संतान उस जैसी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर। अगर ये कट गए तो हर पीस जो है इनका ग्रो हो जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी वजह से उसका बॉडी पार्ट कट जाए तो जो पार्ट्स हैं उससे अगर नई संतानें, उसकी जैसी संतानें इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं, तो इस मेथड को, इस तरीके को रीजेनरेशन कहते हैं, यानी दोबारा जनरेट हो गया। एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहां पे दिख रहा है, आप देखें तो ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, किसी वजह से इसके पार्ट हो गए और हर पार्ट से देखिए नया ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और ये नए न्यू इंडिविजुअल्स बन गए हैं। तो आपको ये आना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात कि जो अमीबा वाला स्ट्रक्चर है इसको तो आप ड्रॉ करके सीख लेना कि अमीबा कैसे उसमें फ्यूजन होता है। इस फंक्शन को जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग। बडिंग, बड, वर्ड से पता चल रहा है बड। तो एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग, देखिए हाइड्रा क्या होता है, एक प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जब वो मेच्योर हो जाएगा तो एक बड निकल गया। ये बड दिख रहा है ना आपको, छोटा सा बड आ गया, बड डेवलप हो जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक जगह पे कहीं बर्ड डेवलप हो गया। अब ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, ये इससे खाना पीना ले रहा है, डेवलप हो रहा है, और जब लगता है कि पूरा मेच्योर हो जाएगा, आराम से रह सकता है, तो ये इससे डी अटैच हो जाएगा, डिटैच, ठीक है। इससे ये अलग सेपरेट हो जाएगा और नया हाइड्रा, अगर देखा जाए तो नया हाइड्रा अपना नया पैदा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पेरेंट्स का भी एग्जिस्टेंस है और जो नया ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू जनरेशन है, उसका भी एग्जिस्टेंस है। इसको टेंटिकल्स कहते हैं। तो बडिंग क्या मेथड है? वो मेथड है जिसमें कि पेरेंट से ही पार्ट जो है बड के रूप में निकलता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर वो उससे अलग हो जाता है। देखिए पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस अगर हम देखें अमीबा में क्या था, नहीं था, फिजन में नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स गायब हो जाएगा क्योंकि हम देखें तो दो नए डॉटर बन रहे हैं, पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस तो गायब हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक वैसे मल्टीपल में भी अस्तित्व खत्म है, फ्रेगमेंटेशन में भी देखिए पार्ट हो गया है, एग्जिस्टेंस नहीं है। रीजनरेशन में भी पेरेंट्स, जो ये पेरेंट्स था, ये फर्स्ट जनरेशन थी, एग्जिस्टेंस इसका फिनिश। लेकिन बडिंग में पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस है, क्लियर है, पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मेथड बडिंग का हो गया। नाउ पांचवा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सभी के सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, जिसमें कि मदर या फादर, पेरेंट्स में से कोई भी एक इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों की नहीं होती। तो देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट्स। ऐसे देखिए प्लांट्स, आपने देखा होगा कि गुलाब का पौधा है, उसकी डंडियों से भी पौधा उग जाता है कि नहीं। एक ऐसे कई सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे कि रूट से, स्टेम से, लीव से, या पार्ट से, बॉडी जो भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है उससे जो है नया प्लांट पैदा कर सकते हैं, यानी डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिसके पार्ट्स जो हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव से डेवलप कर सकते हैं नया इंडिविजुअल, ठीक है, अप्रोप्रिएट कंडीशन से। एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है, गुलाब, रोज जो है, शुगर केन एग्जाम्पल है, गन्ना, गन्ने से भी उगाया जा सकता है गन्ना। आप जानते हैं बनाना का भी जो है ग्रेप्स से भी ऐसे हो सकता है। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वो मेथड है जिसमें पार्ट, प्लांट के पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम या लीव्स, ठीक है, इससे नए प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं सुगर केन, रोज, ग्रेप्स, क्लियर है। अच्छा, इससे देखिए तो इस मेथड के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है, कैन बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स सब जल्दी आते हैं। इसका फायदा है, जो नया प्लांट बना इस मेथड से, जो नया प्लांट बना इसमें फ्रूट्स, फ्लावर जल्दी आएंगे, कम टाइम में आएंगे।
जो इससे नया प्लांट बना, इससे जो बीज निकलेंगे उसकी बात हो रही है, उसको उगाया गया। तो इस मेथड को बहुत यूज किया जाता है, जैसे बनाना में, ऑरेंज में जल्दी चाहिए, रोज, जैस्मिन, इन सब के लिए, ठीक है, दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो पहला एडवांटेज यही हो गया, एक तो टाइम बचता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जनरली सिमिलर इनफ टू पेरेंट्स प्लांट्स, जो भी प्लांट होते हो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं सेम होते हैं, करेक्टर से सेम होते हैं, ठीक। आपने देखे होंगे ना डिफरेंट कलर के रोजेस देखे हैं, तो वो इसी मेथड से है ना बच्चे, ठीक है। अब देखिए ये लीफ है ब्रायोफाइलम, इसमें क्या किया गया है, आप देख सकते हैं कि इसके लीफ से नए नए बर्ड्स पैदा हो रहे हैं, नए नए बर्ड्स पैदा हो रहे हैं दबा के वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के द्वारा, और फिर ये नए प्लांट बन गए, न्यू प्लांट्स बन गए, इंडिविजुअल प्लांट्स बन सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हो गए। इसी में टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक मेथड है जिसमें नए प्लांट उगाए जाते हैं बाय रिमूविंग टिश्यूज या सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट। जो भी प्लांट पैदा ग्रो हो रहा है, जो उसका ऊपर का टिप होता है ना, ऊपर का टिप, ऊपर का सबसे ऊपर का टिप होता है, यहां से जो है टिश्यूज को सेपरेट करके नए नए छोटे छोटे प्लांट उगाए जाते हैं। सेल्स आर प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, ठीक है, और वहां पे जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, और फिर ये स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप बन जाता है। यानी यहाँ से जब हम ये छोटे छोटे टिश्यू निकालेंगे तो एक एक्वेरियम टाइप में या कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया, और वहां पर उसको अच्छे से एनवायरमेंट मिल रहा है, बहुत एनवायरमेंट मिल रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स डेवलप होने लग जाते हैं, जिसको कैलस कहते हैं। और ये फिर इस ट्रांसफर टू अनदर मीडियम ऑफ कंटेंट, जब इसको हार्मोन्स की ग्रोथ होती है तो डिफरेंशिएट होती है तो अदर मीडियम बन जाता है, और फिर इससे छोटे छोटे प्लांटलेट पैदा होते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स। जब ये प्लांटलेट्स पैदा हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, उसको सॉइल में उगाया जा सकता है, तो इतने मेच्योर हो जाता है, तो फिर उनको वहां से निकाल के सीधे प्लांट किया जाता है। और इससे क्या होता है, जो ये हेल्दी प्लांट मिलते हैं, सबसे मेन बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है, प्लांट्स जो है डिजीज फ्री होते हैं। और ये टेक्निक क्या है, छोटी सी जगह पे देखिए, छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांटलेट्स को इस मेथड के द्वारा उगाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है 6S स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि कई सारे जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म, वो जब ये स्पोर के रूप में, देखिए स्पोर्स है, ये स्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ब्रेड पे देख सकते हैं, एक्टिविटी में आप देखेंगे तो ये जो है जब थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे तो ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएंगे, इससे धीरे धीरे नया जो उसका स्पीसीज है, वो नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल पैदा होगा। तो इवन इन मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं इनके अंदर, जैसे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्पेसिफिक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट डेवलप ऑन ब्रेड, ब्रेड पे डेवलप होता है, आप देख सकते हैं, उसको राइजोपस कहते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड टाइनी ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक, जो थ्रेड के ऊपर जो छोटे छोटे ब्लॉब्स हैं, वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्स बोलते हैं ये, ठीक है, स्पोर्स होते हैं इनके अंदर, दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू स्मॉल, जैसे फट जाते हैं तो छोटे छोटे राइजोपस में जहां जहां गिरेंगे, तो अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो नए नए छोटे 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 न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए 6 मेथड भी हो गया है, हमने 6 मेथड पढ़ लिए हैं। अगर हम देखें तो दोबारा एक बार, तो पहला मेथड क्या था, फिजन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन देखिए कि भाई बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंस है, तो ये सब मैं क्वेश्चन आपको जो है नोट्स के रूप में भी दिखाऊंगी, और यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिल सकता है कि बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ये आप एग्जांपल अमीबा का और प्लाज्मोडियम का ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर देती हूँ पहले क्वेश्चन के लिए, तो बाइनरी फिजन में तो हम बताएंगे कि 2 में स्प्लिट होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा में है 1 सेल 2 सेल में स्प्लिट होता है, हो गया।
और मल्टीपल फ्यूजन जैसे कि अभी है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे मलेरिया का है ना, प्लाज्मोडियम, ये एक से ज्यादा डॉटर सेल में स्प्लिट होता है। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है तो कैसे उसको बेनिफिट होता है, तो आप उसको इसमें से आप पॉइंट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव रीजन। बताइए, जो मोर कॉम्प्लेक्स थे क्यों नहीं नए इंडिविजुअल को पैदा कर सकते हैं, बताया था ना उनका स्पेशल बॉडी डिजाइन होता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, देखिए बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, स्पेशल सेल्स जो है सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन बनते हैं और जिनका स्पेशल काम होता है। तो मोर कॉम्प्लेक्स जो है होते हैं ये, और ये इस तरह से कट वट के या स्प्लिट होके नए ऑर्गेनिज्म को पैदा नहीं कर सकते। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस की जाती है, क्यों की जाती है बताइए, बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट बताना है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, तो आप इसको बताएंगे यहां से। क्योंकि देखिए एक तो सबसे मेन बात है कि जो प्लांट बनते हैं उसमें फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं, पहली बात तो ये है, ये मेथड इसलिए यूज हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो कि प्लांट्स में वही गुण होते हैं अपने पेरेंट्स वाले जो नए प्लांट्स में है। तो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 2 3 4 भी हो गया। ठीक है, डीएनए, वाई डीएनए कॉपिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस, क्यों जरूरी है। नेचुरल है कि ये डीएनए कॉपी अगर नहीं होगा, अचानक चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंज होगा, तो क्या होगा कि वो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज मैनर नहीं होगा। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था कि डीएनए कॉपी क्यों जरूरी है। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर बता रहा है कि अगर और कुछ वेरिएशन हो जाता, अचानक ही वेरिएशन कुछ हो जाए, तो सरवाइव करना जरूरी नहीं है, जरूर मतलब सरवाइव नहीं कर सकते। तो डीएनए कॉपी बहुत जरूरी है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ड्रास्टिक अगर चेंज हुआ अचानक, तो वो सेल ही जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप जरूर देखिएगा, और इसमें एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगी, पॉइंट वाइज भी समझाऊंगी, और आपको मजा भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। इवन आपकी क्लास 10th के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ या ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए, आप जान पाएंगे अपनी बॉडी डिजाइन को, और आप ये जान पाएंगे कि कितना जरूरी है और ये होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड टिल देन टेक केयर। बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारे वीडियोस को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।